नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे के दौरान हम बात करेंगे देश की और साथ ही दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की जो कि लगातार सुर्खियों में रही हैं। खासतौर से आपको बताएंगे, अगर बात तक की जाए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर, जी हाँ, प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे, क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है, क्या विशेष महत्व उसका। साथ ही बात करेंगे किस तरीके से विकसित भारत के लिए जो युवा हैं कैसे उनको सशक्त किया जा रहा है। जी हाँ, यानी जो यंग डायलॉग की भी हम यहाँ बात करेंगे, कैसे लगातार एक मुहिम जो है सरकार चला रही है। इसके अलावा तमाम बड़ी जो खबरें होंगी उन पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे हिस्सा। ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का किया उद्घाटन। अजीत डोभाल ने कहा, आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व जिसने देश को ऑटो मोड पर ला दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। कहा, पुस्तक समाज को देती है दिशा, किताबों की पायरेसी को रोकने पर दिया जोर। मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक ले रहे हैं हिस्सा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द सुबह। पारा लुढ़ककर पहुंचा 4.2 डिग्री सेल्सियस पर। श्रीनगर में डल झील पर जमी बर्फ की परत। और महिला हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसजी पाइपर्स के सामने होगी शाची बंगाल टाइगर्स की चुनौती। और आइए बुलेटिन में मिड डे प्राइम में सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है। इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। पीएम आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे, साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री, वे हमेशा देश की आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। पीएम मोदी की पहल पर सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में शानदार कायाकल्प देखने को मिला है। देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सौराष्ट्र स्थित श्री सोमनाथ मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है, तो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक भी। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। सोमनाथ परिसर इस बात का गवाह है कि कैसे 31 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था कि सांस्कृतिक संघर्ष के इस केंद्र बिंदु सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र का मान बिंदु बनाएंगे, स्वाभिमान का केंद्र बनाएंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आस्था के इस केंद्र को धर्म, कर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कार के एक विकसित केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे और यही उनके जीवन का लक्ष्य भी होगा।
साल 2001 से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद से ही सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है और इसी क्रम में संपर्क, संचार आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सोमनाथ में किया गया। सड़क, रेल, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर सोमनाथ मंदिर और संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और यह प्रक्रिया सतत जारी है। वंदे भारत ट्रेनों का सोमनाथ तक परिचालन हो या राजकोट से वायुयान का संचालन, इससे समूचे गिर सोमनाथ में विकास की नई बहार बही है। मोदी जी की दीर्घदृष्टि है कि आप देखिए इतना अलौकिक वातावरण अभी यहाँ पे बना हुआ है और इसी के कारण टूरिज्म इतना बड़ा है। उत्तर और भारत और साउथ भारत दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, रोड अच्छा हो गया। आप पोरबंदर का रोड देख लीजिए, जो सी कोस्टल है वो सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव है। पहले से बहुत बड़ा बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत 2 दशक में सोमनाथ को वैश्विक मानचित्र पर आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप देने के अनेक कार्य हुए। साल 2013 में सोमनाथ के विकास को गति देने के लिए जूनागढ़ से अलग जिले गिर सोमनाथ का निर्माण किया गया। समुद्र दर्शन पथ का निर्माण और लोकार्पण, जिससे तीर्थयात्री सोमनाथ मंदिर और विराट सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी, जहां सोमनाथ मंदिर के पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं। पुराने जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर अहिल्याबाई मंदिर का उद्घाटन साल 2021 में किया गया। साल 2022 में 30 करोड़ से अधिक लागत से बने नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही अनेक यात्री सुविधा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से सोमनाथ परिसर को नया विस्तार मिला। जैसे पूरा लग रहा है कि पूरा कैलाश यहाँ सोमनाथ में उतर गया है, जैसे स्वर्ग लग रही है सोमनाथ की धरती। बहुत चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पूरा, पहले जैसा है ही नहीं कुछ, अभी नया बन गया सब कुछ। जब मोदी जी है ने तो सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सोमनाथ में प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विरासत और आध्यात्मिकता को संजोकर इसे अत्याधुनिक मनोरम स्वरूप दिया जा सके। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है संकल्प से सिद्धि का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है प्रहार पर पुनरुद्भवन के विजय का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है पुनर्जीवन का, पुनर्निर्माण का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है भारत के अभ्युदय का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है नए भारत के निर्माण का। और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी का उदाहरण है कि कैसे नई प्रतिबद्धता के साथ नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। तो अटूट आस्था का केंद्र है सोमनाथ की जब हम बात करते हैं, लेकिन अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ने आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सनातनी आस्था को जीवित रखा है। यही वह स्थल है जहां महादेव ने चंद्रदेव को शाप से मुक्त किया। विदेशी आक्रमणों के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आस्था कभी नहीं टूटी। आज हम स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, जो अडिग विश्वास और भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? वेरावल और गुजरात का पश्चिमी सिरा, ये है पवित्र प्रभास क्षेत्र, अरब सागर के किनारे स्थित, और यही है सोमनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में सोमनाथ की महिमा का वर्णन है। ये वो स्थल है जहां देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था, इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर। शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वह मानव निर्मित है, लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है। देश में 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दक्षिणी ध्रुव तक 1 इंच जमीन नहीं।
यह आश्चर्यजनक है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई द्वीप, देश या इंच भर जमीन का टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक रूप से सोमनाथ से एक सीधी रेखा दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यह भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा का अमिट साक्ष्य है। सोमनाथ स्थित बाण स्तंभ इसकी पुष्टि करता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ की महिमा और इसकी कीर्ति विश्व विख्यात थी। प्रमुख समुद्री मार्ग पर होने की वजह से ये विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा से रहा। सबसे ज्यादा विध्वंस महमूद गजनवी ने साल 1026 में किया था। मंदिर तोड़ा, श्रद्धालुओं की हत्या की, ज्योतिर्लिंग खंडित किया। लूटपाट और दमन का यह चक्र जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ पर कुल 17 बार हमले हुए, जिनमें से 6 बड़े हमले शामिल हैं। सनातनी आस्था का जीवंत प्रतीक। आतिताइयों के जुल्म के आगे सनातनी आस्था कभी नहीं टूटी और न ही झुकी। हजारों साल के अत्याचार को भारत ने अपने अडिग विश्वास से पराजित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट, चूड़ासमा राजा महिपाल, राजा भीमदेव, राजा भोज, अहिल्याबाई और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्वाभिमान पर्व। आतिताइयों की हार सनातनी परंपरा के विजय का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम होंगे जो सहिष्णु भारत, लोगों के धैर्य और अजेय स्वाभिमान का गौरवगान करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो न सिर्फ आस्था का केंद्र बल्कि कैसे वो हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक बना। और यहाँ जब स्वाभिमान पर्व हम कह सकते हैं मनाया जा रहा है, किस तरीके से और ये विशेष हो जाता है, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। अश्विनी मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए क्योंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ अपने आप में विशेष रहेगा? आज प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी की गई हैं और कैसे जो ये स्वाभिमान पर्व है वो और खास होने जा रहा है? जी मुकुल, मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाना चाहूँगा। बेहद खास है, मनोरम है, नयनाभिराम है। किस तरीके से मंदिर जो कि हमारी गहन आस्था का, अटूट आस्था का, अटूट श्रद्धा का सहस्राब्दियों से प्रतीक है, उसे बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। क्योंकि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अगर जो आवाज़ आपको मिल पा रही होगी, ओंकार की आवाज़ है। ये 72 घंटे से अनवरत अखंड ओंकार का पाठ हो रहा है और ये अनहद नाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही होगी, पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस पर्व के साक्षी बनने के लिए सोमनाथ भी आ रहे हैं, स्वाभिमान पर्व के। और निश्चित तौर से आज इसका तीसरे दिन जब उद्यापन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सायंग में इस ओंकार महाजाप के उद्यापन पर्व में खुद सहभागी बनेंगे। यहाँ पर वो इस आयोजन के सहभागी और साक्षी बनेंगे। कल की अगर बात करें तो कल जो है सोमनाथ का जो अब तक का 1000 वर्षों के इतिहास में जिन महान बलिदानियों ने यहाँ पर अपना सर्वस्व बलिदान किया, 17 बार से ज़्यादा आक्रमण किए गए सोमनाथ को ध्वंस करने के लिए, लेकिन कोई हमारी आस्था को नहीं डिगा पाया। और लेकिन उस क्रम में जो अजस्र अटूट हमारी आस्था की धारा रही और जिसमें जो सहस्त्र बलिदान हुए, उन सहस्त्र बलिदानियों को समर्पित करते हुए शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। 108 घुड़सवारों के साथ शौर्य यात्रा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, संत सन्यासी, अनेक महात्मा, वो लोग शामिल होंगे, यहाँ के जनसामान्य लोग शामिल होंगे। और जो कि कृतज्ञता ज्ञापन है उन महावीरों के लिए, शहीदों के लिए, हुतात्माओं के लिए, जिन्होंने सोमनाथ के
रक्षा के लिए, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए, राष्ट्र के गर्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम किया। 1026 में महमूद गजनवी ने यहाँ कुत्सित प्रयास किया, बर्बर आक्रमण किया, उसके बाद औरंगजेब समेत, इल्तुतमिश समेत मुगल काल में अनेक आक्रमण होते रहे। लेकिन ये सोमनाथ इस बात का पर्याय है कि कैसे विध्वंसकारी मानसिकता का विध्वंस होता है। ये पर्याय है कि कैसे बर्बरता पर जो है, क्रूरता पर जो है सहिष्णुता की विजय होती है। किस तरीके से हिंसा करने वाले समाप्त हो जाते हैं, इतिहास में स्थान नहीं पाते हैं, और अहिंसा परमो धर्म और यतो धर्मस्ततो जय का जयघोष करने वाली सनातन संस्कृति का परचम हमेशा धर्म ध्वजा लहराती रहती है। मंदिर का शिखर आप देखें, इस मंदिर को 1951 में सरदार पटेल द्वारा तत्कालीन सरकार की अनिच्छा के बावजूद इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। इतिहास भी साक्षी है कि वो मानसिकता जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की अनदेखी करने की मानसिकता होती थी, वो भी धूल धूसरित हुई, धराशायी हुई। और आज ये मंदिर का उत्तुंग शिखर, ये मंदिर के उत्तुंग 3 जो स्तंभ हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी जो अटूट आस्था है, जो हमारी अटूट प्रतिबद्धता है, जो हमारे सांस्कृतिक गौरव, आध्यात्मिक केंद्र, ऊर्जा के केंद्र हैं, उनकी किस तरीके से पुनर्स्थापना हुई है। और अगर देखें पिछले 10-11 वर्षों में तो अनेक ऐसे आध्यात्मिक केंद्रों की पुनर्स्थापना फिर की जा रही है। तो निश्चित तौर से ये नए भारत के अभ्युदय की भी कहानी है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास की गाथा भी गाता है। और निश्चित तौर से हमारा वो अजेय स्वाभिमान, वो अजेय गर्व, हमारी अजेय संस्कृति का भी परिचायक है कि घात प्रतिघात चाहे जितने हो, लेकिन हम हमेशा सृजन जारी रखेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे। और वही भारतीय संस्कृति है, उसी का महोत्सव है सोमनाथ महापर्व। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, ना सिर्फ देश का एक सफल नेतृत्व, बल्कि देश की जो आध्यात्मिक धार्मिक विरासत की जब हम बात करते हैं, उसको पूरी तरीके से विकास के साथ आगे बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं उसका भी नेतृत्व करते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसकी बानगी आज शाम भी हम देखेंगे, जब ये जो ओम की जो मंत्रोच्चारण है, जो दूर दूर तक पहुंच रहा है आपके जरिए, इसमें भी वो शामिल होंगे। निश्चित तौर से मुकुल, देखें, चाहे युवा नरेंद्र मोदी रहे हों, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, या वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमनाथ के गौरव की स्थापना का प्रण उन्होंने तब लिया था जब 50 वर्ष हुए थे, स्वर्ण जयंती समारोह था। उस समारोह में अनेक बड़े नेता और अनेक बड़े मनीषी उपस्थित थे। तब उन्होंने कहा था कि सोमनाथ को और ज़्यादा पुनर्विकसित, पुनर्विस्तारित किया जाना उनका अपना लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से इसको धर्म, कर्म, आध्यात्म, शिक्षा, संस्कार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापना करना उनका धर्म है। और वो जो प्रक्रिया चली 2001 से, जब आज से 25 वर्ष पहले स्वर्ण जयंती समारोह था, हीरक जयंती समारोह इस समय है, तो इस 25 वर्षों की अगर अंतर यात्रा देखें तो ये मंदिर का परिसर नहीं, इसके आगे बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। समुद्र पथ का निर्माण हुआ है, नए गेस्ट हाउसेस बने हैं, नए जो है यहाँ पर सर्किट हाउस बना हुआ है, प्रासाद जो योजना है जिसमें तीर्थाटन, कायाकल्प, पुनरुद्धार योजना जो है, उसके तहत बहुत सारे ऐसे निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। तो मंदिर तो हमारे आध्यात्मिकता और आस्था के केंद्र तो है ही, साथ ही साथ इस सोमनाथ के समूचे क्षेत्र के विस्तार के साथ, जो कहीं ना कहीं गिर सोमनाथ एक जिले के रूप में, इसका जिले की इकाई के रूप में भी जूनागढ़ से विभक्त करके इसे स्थापित किया गया। तो चाहे प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पर्यटन की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिकता की दृष्टि से हो, समूचे क्षेत्र के उन्नयन और विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक साथ देखा जा सकता है, कृतज्ञता ज्ञापन करने आज पहुंचेंगे भगवान सोमनाथ के चरणों में। जी बिल्कुल, और वो जाहिर तौर अपने आप में बहुत ही भव्य तस्वीरें जो हैं हमारे दर्शक उनको देख पाएंगे शाम के वक्त जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र बता रहे थे किस तरीके से अगर बात की जाए स्वाभिमान पर्व की, जी हाँ, यहाँ पर न सिर्फ आस्था और विश्वास की जब हम बात करते हैं, बल्कि कैसे भारत का एक स्वाभिमान जो है वो भी सोमनाथ में हमें नज़र आता है। जो ध्वज पताका लहरा रही है वो भी एक स्वाभिमान है कि ये अब नया भारत है जो विकास को भी लेकर चलता है और साथ ही साथ अपनी विरासत को भी संजोना भी जानता है और उसको भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल अभी हम कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग
आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सशक्त युवा और इसके साथ साथ विकसित भारत। जी हाँ, विकसित भारत यंग इंडिया डायलॉग की अगर बात की जाए तो उसका उद्घाटन हुआ दूसरे संस्करण का, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया जिसमें लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंचप्रण का संकल्प दिलाया गया था। मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में 1 लाख ऐसे युवा नेतृत्व तैयार करना है जिनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ये मंच युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार और समाधान पेश करने का एक गतिशील अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में जिसके बैकग्राउंड में कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संघर्ष मूलतः अपनी बात मनवाने का प्रयास होता है। यदि मनोबल कमजोर हो तो शस्त्र भी प्रभावी नहीं रह जाते। आपको बता दें, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पहुंचे थे NSA अजीत डोभाल, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत की जो भूमिका है वो न सिर्फ आज देश की जब हम बात करें बल्कि पूरा विश्व जो है वो एक समाधान के तौर पर देखता है, क्योंकि भारत एक कहीं ना कहीं वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है और आज ये भारत एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं, कि जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरे के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि जब आप निर्णय लें तो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी भारत के लिए लें, और अगर आपको देश का प्रतिनिधित्व करना है तो उसी अनुरूप निर्णय होने चाहिए। आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है
कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए। सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, अगर बात की जाए खासतौर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की, तो हमने सुना यहाँ पर न सिर्फ NSA अजीत डोभाल को, मनसुख मांडविया जी को भी, जो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नया जोश, नई ऊर्जा जो है वो भरते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये जो पहल है इसका उद्देश्य भी हम यही मान सकते हैं, कैसे एक बेहतर संवाद के जरिए जो युवा हैं उनको, उनका न सिर्फ सशक्तिकरण बल्कि और ज़्यादा उनको मजबूत हम बना सकें, जिससे विकसित भारत में उनका भी योगदान हो। निश्चित तौर पे मुकुल, अगर बात करें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स की, तो ये वो बड़ा एक सशक्त मंच है जहां पर देश के युवा जो है, लाखों के युवाओं में जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जब रजिस्टर किया, तो उसमें सेलेक्टेड जो 3000 युवा हैं वो पूरे देश के युवाओं को न सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि यूथ किस तरह से सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का जो विजन है उसको लेकर किस तरह से सोचता है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, युवा ही हमारे देश का भविष्य है, और जो दूरदर्शी जो नेतृत्व है वो युवाओं में है, तो उसको लेकर किस तरह से युवा सोचता है उसका एक सशक्त मंच है। और 3 दिन तक लगातार अलग अलग विषयों पे यहाँ पर सेशन चलेगा, और उसके बाद जो संवाद किया जाएगा युवाओं से, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट जो तैयार होगा वो विभिन्न मंत्रालयों से साझा किया जाएगा, और उसको बताया जाएगा कि युवा जो है न सिर्फ देश का भविष्य है बल्कि युवाओं में नेतृत्व की क्षमता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं मुकुल, अलग अलग प्रांतों से हैं, हम उनसे बात करते हो, समझते हैं कि 2047 के भारत में उनका किस तरह का रोल है और क्या युवा सोचता है, क्या सोचता है आज का युवा, किस तरह से होना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए देश भर के युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आज देश का युवा ये कह रहा है कि आने वाला समय है वो भारत का है। अब देश बदल रहा है, युवा जाग रहा है, देश की जो शक्तियां है, युवा शक्तियां है, वो एक मंच पे एकत्रित होकर विकसित भारत के संकल्प के लिए कटिबद्ध है। विकसित भारत के संकल्प के लिए कटिबद्ध है, क्या सोच रहा है युवा? विकसित भारत के लिए जो हमारा 2047 का सपना है, केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बिना, और जो समाज में सोशल चेंजेस आने चाहिए, जो कि ग्रास रूट पर, जब तक किसी भी पॉलिसी का लाभ ग्रास रूट पर मार्जिनल सेक्शन को नहीं मिलता है, तब तक कोई भी पॉलिसी बिल्कुल जो है इफेक्टिव नहीं हो सकती है। उसी के लिए यूथ का जो योगदान है सोशल चेंजेस में लाने के लिए, हम लोग उसी को यहाँ महत्वपूर्ण है यूथ का योगदान सोशल चेंज के लिए। आप क्या सोचती हैं? जैसे कि अभी G20 की हमारी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, तो मुझे लगता है कि इंडिया की पोजीशन जो होगी 2047 तक बाकी देशों में वो काफ़ी अच्छी होगी, और उसके लिए अभी से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहाँ की PM से मिल रहे हैं, और ये माना जाता है कि हमारे PM जो बाकी देशों में भी काफ़ी, वहाँ के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, सिर्फ भारत के नहीं। यही कहना। प्रतिमा बनारस से आती हैं और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से, क्या है युवाओं की सोच, क्या मैसेज है? मेरे लिए 2047 का जो भारत है वो विकसित भारत ऐसा भारत है जिसमें विमेन लेड डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और करेगी, क्योंकि इस देश की महिला जब हर एक लक्ष्मी जब आर्थिक रूप से समर्थ होगी, तब जाकर हमारा देश वृद्धि के पद पर बहुत तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ से आए, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं हृदय भूमि छत्तीसगढ़ से, और हमारे देश का युवा ये सोचता है कि जब हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होंगे, तब हमारे देश का हर युवा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर से ओतप्रोत होगा। हमारे देश का युवा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है मुकुल, और उनका ये प्रण है कि जो उनके विजन है उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं देश जो विजन लेके चल रहे हैं 47 में, उनके मुताबिक ही देश का मॉडल और जो विकास का मॉडल है वो बनाया जाएगा। मुकुल जी बिल्कुल, उस विजन को साकार करने के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो युवा है, एक युवा शक्ति किस तरीके से आगे बढ़ रही है एक सकारात्मक सोच के साथ, और ये जो पहले इस तरह की जो मंच है ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें इस महत्वपूर्ण पहल की अगर बात की जाए
12 तारीख को प्रधानमंत्री भी यहाँ पर संवाद करेंगे। उन्होंने इसकी जो हम कह सकते हैं जानकारी दी थी एक्स पर एक पोस्ट साझा करके। कहीं ना कहीं युवाओं में एक नई ऊर्जा और एक कहा जा सकता है जो सकारात्मकता है उसका संचार लगातार होता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं विकसित भारत का आधार बनता हुआ नजर आ रही हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। అలెబో ఎండి వెండి చననన చనకలియా అలెబో పారి వెండి చననన చనకలియా అలెబో సంగే రందా చననన చనకలియా అలెబో సంగే గాయా చననన చనకలియా పసర్ పండుంతే కమత్ ఝుమా చననన చనకలియా అలెవరాట్ సంగే రందా చననన చనకలియా డోంగా చే డోంగి డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन అలెబో సంగే గాయా చననన చనకలియా బస్తర్ పండుం గర్బు చననన చనకలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనకలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనకలియా। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां! UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और आइए बात कर लेते हैं विश्व पुस्तक मेले की। जी हाँ, भारत मंडपम में आज से किताबों के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। इस बार मेले में किताबों के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की गौरव गाथा भी गूंजेगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 15 जनवरी तक चलेगा। इस बार की विश्व पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और प्रज्ञा एट 75 है, जो आज़ादी के 75 साल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। 18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा प्रकाशक मेले में हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज़्यादा बुक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर और फोकस कंट्री स्पेन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब की बार मेले में एंट्री पूरी तरह से फ्री रहने वाली है। और आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 थीम रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तक समाज को दिशा देती है। ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आत्मसात किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञान और रीडिंग की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। किताबों की पायरेसी के विरोध का केंद्रीय मंत्री ने खासतौर पर जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी भारत की सभ्यता, स्मृति और ज्ञान परंपरा का निरंतर धारा का संरक्षण करती है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, भविष्य को समझना है तो अतीत का अध्ययन कीजिए। जब राष्ट्र अपने इतिहास, मूल्य और सभ्यता जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तब जिसकी एग्जाम्पल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेष का प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की
सभ्यतागत स्मृति और पुनः स्थापना का प्रतीक है। तो किताबें सिर्फ दशा दिशा नहीं तय करती, बल्कि किस तरीके से ज्ञान को हम आत्मसात कर सकते हैं, ये भी हमें यहाँ जानने का मौका मिलता है। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए विश्व पुस्तक मेले की, 18 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और खासतौर से जो एंट्री, जैसा हमने जाना कि जो अभी तक शायद फ्री रखी गई है, किस तरीके की तैयारियां इस बार हैं और अपने आप में कितना अलग और कितना खास ये पुस्तक मेला? देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है जो आज से शुरू हो गया है, जो 18 जनवरी तक चलने वाला है। इस बार मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और कहीं ना कहीं विवेक @75 रखी गई है और इसको लेकर तमाम तैयारी की गई हैं। इस बार मेला कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप जब पुस्तक मेले में प्रवेश करेंगे तो आपको जगह जगह सेना के लोग दिखाई देंगे, लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आएंगे। इसके अलावा 35 से ज़्यादा देशों के जो प्रकाशक हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कैपेक्सिल के चेयरमैन दिनेश गोयल जी। सर, किस तरह देखते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, पुस्तक मेले? सबसे पहले गिरीश जी, मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से आपको बधाई भी देता हूं कि आप हमेशा की तरह कवरेज विश्व पुस्तक मेला, 53rd विश्व पुस्तक मेला, और इसको नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा भारत सरकार के साथ में बहुत सक्सेसफुली मैं देख रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर इतनी पार्टिसिपेंट्स कभी नहीं देखी मैंने। 35 इंटरनेशनल पब्लिशर्स और इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर्स में कतर एंड स्पेन। अभी रिसेंटली मैं देखा हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बढ़िया उनका धन्यवाद भी एक्सप्रेस भी किया और फ्यूचर प्लान्स और भारत सरकार द्वारा किए हुए कामों को उन्होंने गिनाया। रियली मैंने नहीं देखा कभी भी कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इतना समय दिया हो और इतने अच्छे ढंग से। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक डायरेक्टर साहब श्री रिस्पेक्टेड युवराज मलिक जी ने जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया। मैं देख रहा हूँ इन्होंने पहली बार तो पूरी फ्री, कोई पास नहीं है, सब बच्चों के लिए, कोई भी आए उनका एक ही है कि बच्चे पुस्तक आएँ और पढ़ें और खरीदें। मैं जगह जगह देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट है, इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता, इन प्लेस ऑफ फूल, आप पुस्तक दें लोगों को। ये बहुत बड़ा ये सोच है। ये देखिए, ये सोच ही इंसान को बड़ा, कोई इंसान बड़ा कामों से इससे पहले उसकी सोच बनती है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, हर जगह है कि प्लीज़ इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता आप पुस्तक भेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब पुस्तक भेंट करोगे तो पुस्तक में ऐसा बहुत मटेरियल मिलेगा जो हमारी दिशा, हमारी सोच सब चेंज कर देगा। वहाँ आदरणीय मंत्री जी ने भी एक बात कही कि पुस्तक को पढ़िए, एक पुस्तक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। तो मैं यही कहूँगा कि 53rd नेशनल बुक इंटरनेशनल बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर के अंदर बहुत ऐसे पब्लिशर्स हैं जहाँ आपको बहुत ऐसा मटेरियल मिलेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, पेरेंट्स से, बच्चों से, लाइब्रेरियन से, एकेडमिशियन से, प्रिंसिपल से, आएँ और इस पुस्तक मेले के अंदर इतनी बड़ी लेवल पर वैराइटीज़ ऑफ बुक्स हैं, आके देखें, अपने बच्चों को लेके आएँ और प्लीज़ विजिट करें। कतर की बात की जाए, कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, स्पेन को भी फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है। 35 देशों के पब्लिशर यहाँ पर हैं और आप भी, भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में काम कर रही है। तो कितना असर देखने को मिलेगा बुक इंडस्ट्री पर इस तरह से? देखिए, जो 35 कंट्रीज़ के लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसमें कतर एंड स्पेन पर्टिकुलरली, इससे हमारे यहाँ के पब्लिशर्स को भी बड़ी हिम्मत प्रोत्साहित होंगी कि हम विदेशों के बुक फेयर में पार्टिसिपेंट्स के वैसे हम करते आ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट है, बोलने है, लंदन बुक फेयर है, बट इससे और भी बढ़ेगा। शारजाह बुक फेयर बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, अबू धाबी बुक फेयर चल रहा है। और मैं तो अपने एक्सपोर्टर भाइयों से भी कहूँगा, बीइंग आई एम द चेयरमैन ऑफ द बुक्स पैनल कैपेक्सिल, मुझे भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि मेरे पास जितनी जिम्मेदारी मिली है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, मैं एक्सपोर्ट बुक्स के जरिए अपनी अच्छी किताबों को भी, अपने अच्छे सिलेबस को, अपने कल्चर को भी इस पद के द्वारा विश्व में मैं फैलाऊं। और मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एंडोर्स किया, मेरे को मौका मिला। मेरे साथ इत्तेफाक से कैपेक्सिल के सुनील जी भी हैं, जो पिछले 30-35 सालों से
के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने मुझे टाइम गाइड भी करते हैं कई बार कि दिनेश जी ऐसे ऐसे करना, हमें आगे बढ़ाना है। तो गिरीश जी, मैं तहे दिल से भारत सरकार का, नेशनल बुक ट्रस्ट का और अपने आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मुकुल, देखा कि जो कैपेक्सिल के चेयरमैन हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे कहीं ना कहीं जो बुक इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जगह यहाँ पर होर्डिंग लगे हैं जहाँ पर साफ देखा जा सकता है, उसमें आग्रह किया गया है कि अब गुलदस्ते की जगह पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो पुस्तकों को दीजिए। बिल्कुल गिरीश, ना सिर्फ पुस्तक मेला बल्कि एक ज्ञान का उत्सव है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब यहाँ पर मीडिया प्राइम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फ्रांस दौरे के अंतिम दिन भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूह से मुलाकात की, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहरी साझेदारी को दर्शाता है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फ्रांस के मजबूत और लगातार समर्थन के लिए भारत की ओर आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ खड़े रहने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और सांसदों को धन्यवाद दिया। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने यूनेस्को के महानिदेशक से मुलाकात की और संगठन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने यूनेस्को मुख्यालय में शांति की दीवार का दौरा किया, जो भारत की बहुपक्षीयता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह ने जोधपुर में आयोजित देश के सबसे बड़े सामाजिक औद्योगिक आयोजनों में से एक माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन 2026 में शिरकत की। 3 दिवसीय एक्सपो में देश विदेश से उद्योगपति, सीईओ, स्टार्टअप प्रतिनिधि और समाज के हजारों लोग यहां भाग ले रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने माहेश्वरी समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने मुगलों से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी इस समाज ने अपना खजाना खोल दिया था। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोगों ने किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम किया। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठ हो ही ने ही ये आंदोलन को चलाया। तो राजस्थान दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगामी बजट को लेकर भी। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में विकसित भारत विजन के तहत आम बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक फ्यूचर रेडी बजट तैयार करना है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक होनी है, ताकि भारत की औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा मिल सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में जेनेटिक इंटरवेंशन और क्लिनिकल ट्रायल्स पर बैठक की। बैठक में पोस्ट डॉक्टरेट मेडिकल फैकल्टी शामिल हुई और अपने विचार साझा किए गए। जितेंद्र सिंह ने इसे अकादमिक रूप से ज्ञानवर्धक अनुभव बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह पूरा वर्ष सोमनाथ पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि बार बार हमलों के बावजूद हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति कम नहीं हुई है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यहाँ पूजा अर्चना की। मौके पर नितिन नबीन के साथ दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद मासूरी स्वराज भी मौजूद रहीं।
और आपको बता दें, सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में एसआईटी ने सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी कांतारू राजी को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले इन 2 घटनाओं से इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं। एसआईटी की रिपोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हुए सोना चोरी मामले को लेकर मुख्य पुजारी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंत्री होने के नाते राजगुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर की पवित्रता, आध्यात्मिक गरिमा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना है, लेकिन जांच रिपोर्ट के अनुसार इस जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक हुई है। तंत्री ने गंभीर अनुष्ठान उल्लंघन की जानकारी ना तो त्रवणकोर देवस्थान बोर्ड को दी और ना ही इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराई। देवस्थान बोर्ड मंदिर प्रशासन से जुड़ा सर्वोच्च निकाय है और ऐसे मामलों को उसके संज्ञान में लाना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन तंत्री की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जो कि उनकी भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है। वहीं ईडी ने एसआईटी द्वारा पहले सबमिट की गई 2 चार्जशीट को मिलाकर एक इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की है। दोनों चार्जशीट में कुल 15 आरोपियों के नाम हैं। ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में भी यही लिस्ट होने की उम्मीद है। अब तक एसआईटी ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सभी अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। पीएमएलए के प्रावधानों का इस्तेमाल करके ईडी ने कथित अपराध से मिले पैसे का पता लगाने और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और आपको बता दें, अब आइए मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। और खेल जगत की खबरें जानने के लिए अब आइए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी गौरव का। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया। और खेल की जो खबरें हैं उसकी शुरुआत करेंगे खेलो इंडिया बीच गेम्स की खबर के साथ, जहां पर दमन और दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आज समापन होने जा रहा है। 5 जनवरी से शुरू हुए इन खेलों की 8 स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच पदक के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों की तकनीकी देखरेख में इन खेलों का आयोजन किया गया। इस बार के खेलों में 1300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार तक सबसे ज्यादा पदक जीतकर मध्य प्रदेश टैली में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं हरियाणा 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पर था, जबकि मेजबान दादर और नगर हवेली और दमन और दीव 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया आज सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि देश के हजारों युवा खिलाड़ियों के सपनों को भी उड़ान देने का माध्यम बन चुका है। जमीनी स्तर पर छुपी प्रतिभाओं को पहचान दिलाने वाला यही मंच आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित भी कर रहा है। इन्हीं उभरते सितारों में एक नाम है मिताली ठाकुर का, जिन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स में पेंचक सिलाट में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। मिताली मानती हैं कि इस पहल ने उनके जैसे कई खिलाड़ियों की जिंदगी को बदल दिया है। खेलो इंडिया का मंच जहां एक और देश में जमीन स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने का काम कर रहा है, तो वहीं इस मंच से निकले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं मिताली ठाकुर, जिनको खेलो इंडिया के माध्यम से नई पहचान मिली। दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स के पेंचक सिलाट में कांस्य पदक जीतने वाले मिताली मानती हैं कि खेलो इंडिया ने उनके जैसे हजारों खिलाड़ियों के जीवन को संवारने का काम किया है। जो ये खेलो इंडिया वाला स्कीम है इनका, कि इससे क्या हो रहा है ना कि जो ज़मीनी स्तर के बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल के बच्चे हैं, वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट करो, स्टेट करो, लेकिन ये खेलो इंडिया वाला मंच जो इतना मोदी सरकार की तरफ से चला है वो इतना अच्छा है कि ग्राउंड लेवल के बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके लिए इससे क्या होगा ना कि जिनको गेम के बारे में नहीं पता होगा ना, वो भी और बच्चे उभर के आएंगे और गेम ज़्यादा डेवलप होगा। और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की वजह से मिताली का सफर संघर्षों भरा रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी मां ने उनका हौसला कम नहीं होने दिया। मेरे घर का अर्निंग का सोर्स कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तो मेरे पापा और भाई दोनों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से मम्मी पहले जॉब करती थी, फिर छूट गया उनका भी। और मैं मतलब मेरे अंदर वो जुनून था खेलने का स्टार्टिंग स्कूल टाइम से, बचपन से ही। तो वो भी मैं घर से लड़ लड़ के थोड़ा बहुत बच्चों को
ट्यूशन पढ़ा के जो मुझे फीस मिलती थी उसका मैं अपनी एकेडमी को पे करके खेलती गई। मिताली ठाकुर ने पेंचक सिलाट में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए हैं। अब उनका सपना बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए मेडल हासिल करना है। किसी भी प्रदेश का विकास वहाँ के युवाओं के विकास के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में दीव में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स यहाँ के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बड़ी बात नहीं है कि इस मंच से आने वाले समय में बड़े खिलाड़ी निकलकर सामने आए। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव। तो वाकई खेलो इंडिया के जो ये मंच है उसके अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिले हैं। और आइए अब सीधे चलते हैं दीव, जहां पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार जो है वो मौजूद हैं। सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हमने देखा, आपकी कहानियों को भी देखा, किस तरह की जो खिलाड़ियों का संघर्ष है उसको भी देखा, और जिस तरह की ऊर्जा के साथ ये खेल एक बार फिर से सामने है, तो कितने अलग थे ये अपने पहले एडिशन से इस बार? बिल्कुल गौरव, पिछले 6 दिन से हम यहाँ मौजूद हैं और खेलों को कवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये उत्साह है यहाँ पर पहुँचे खिलाड़ियों का, देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी राज्यों और यूटीज के खिलाड़ी मौजूद हैं और एक जो हम कह सकते हैं यहाँ पर खेलों का जश्न चल रहा है। बात फिलहाल पहले हम आपको बता दें यहाँ की जो मेडल टैली है, अभी हम अंतिम चरण में ही हैं और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे और दमन एंड दीव तीसरे पायदान पर है। बड़ी बात यह है कि बहुत ही छोटा सा द्वीप है, बहुत ही कम जनसंख्या, लगभग 2 लाख के आसपास की जनसंख्या है, लेकिन जब यहाँ खेलों का आयोजन हुआ तो हमने देखा कि एक दर्शकों का हुजूम आया इन खेलों को एंजॉय करने के लिए, इन खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए। और इन खिलाड़ियों में भी एक जोश नज़र आया। और इस सैंड पर खेलो इंडिया बीच गेम्स जो दीव में आयोजित हो रहे हैं, यहाँ की मिट्टी पर खिलाड़ियों ने पदक के लिए एक कड़ी प्रतियोगिता प्रस्तुत की। दीव तीसरे नंबर पर रहा। एक छोटा सा प्रदेश है, नया खेल है ये खेलो इंडिया बीच गेम्स। यहाँ के खिलाड़ी जिस तरह से इनका जो एक रोमांच बाहर है, बड़ी बात है। रही बात गौरव, अगर हम खेलो इंडिया गेम की बात करें, इसको यहाँ पर ज़रूर मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि जो है प्लेटफॉर्म है, लगातार कई जो है खेलो इंडिया के प्रारूप सामने आए। बीच गेम्स उनमें से एक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स। ये जमीनी स्तर पर जिस तरह से खिलाड़ी इस मंच पर ढूंढे जा रहे हैं, उनको तलाशा जा रहा है और इसी मंच पर उनको तलाशा भी जा रहा है। इन्हीं में से आपने अभी एक जो है कहानी बताई, ऐसी तमाम कहानियां इस मंच पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल सुशील, मेरे साथ मैं शामिल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल सुशील, समय कम है तो आपने जो भी जानकारी दी है वो बहुत कीमती भी है। और एक बात है यहाँ से कहीं ना कहीं कि खेलो इंडिया का जो मंच है वो लगातार ग्रामीण स्तर पर भी मजबूती ले रहा है, देश के कोने कोने में मजबूती ले रहा है। और इसी का नतीजा है कि देश जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही। वापस एक बार फिर से चलते हैं मुकुल के पास। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुकुल का। और शुक्रिया गौरव आपका, और इतनी महत्वपूर्ण जो खेल जगत की खबरें थी उनको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बीकानेर में लोक संगीत की थाप, सजे धजे ऊँटों की चाल और बीकानेरी मेहमान नवाजी की खुशबू के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव जोर शोर से चल रहा है। उत्सव में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास, प्रशासनिक अधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।